नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। दिसंबर महीने के पहले दिन आम आदमी को बड़ा झटका महंगाई का लगा है। पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 100 रुपए का इजाफा किया है। वहीं आज से आपको कई सर्विसेज के लिए ज्यादा रुपए चुकाने होंगे। आज से जियो के रिचार्ज 21% तक महंगे हो गए हैं। इसके अलावा अब एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से खरीदारी पर 99 रुपए और टैक्स अलग से देना होगा। हम आपको ऐसी ही सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं जिनके लिए आपको आज से ज्यादा दाम चुकाना होगा। अगर आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है तो अगले महीने से इसके लिए खरीदारी करना आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। दरअसल अब एसबीआई क्रेडिट कार्ड के जरिए किए जाने वाले ईएमआई ट्रांजैक्शन के लिए अब आपको ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। आज से स्टार प्लस, कलर्स, सोनी और जी जैसे चैनल्स के लिए 35 से 50% तक ज्यादा कीमत चुकानी होगी। यानी कि डीटीएच की जो किश्त जो होती है कीमत, वो भी अब दुगनी हो चुकी है। इसके अलावा देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अकाउंट होल्डर्स को बड़ा झटका दिया है। बैंक ने सेविंग्स अकाउंट की ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला कर लिया है। वहीं माचिस की कीमत 14 साल बाद दोगुनी होने वाली है। 1 दिसंबर यानी कि आज से आपको माचिस की एक डिब्बी के लिए 1 रुपए की जगह 2 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को आधार कार्ड से लिंक करना अब जरूरी है। ऐसे में अगर आप ये नहीं करते हैं तो 1 दिसंबर यानी कि आज से आपके खाते में कंपनी की ओर से आने वाला कंट्रीब्यूशन रोक दिया जाएगा। तो ये कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, इन्हीं बदलावों पर आज हम चर्चा करेंगे। और चलिए इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। आकाश जिंदल जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं और केवल ढींगरा जी जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। आकाश जिंदल जी, शुरुआत आपके साथ ही कर लेते हैं। महंगाई का झटका एक बार फिर से लोगों को लगा है। बड़ी बात यह है कि एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि महंगाई ऊपर आसमान पर बढ़ती जा रही है, आसमान छूती जा रही है। अर्थव्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव आप देख पा रहे हैं कि अगर आम आदमी की जेब से ज्यादा पैसे जा रहे हैं तो अर्थव्यवस्था तो ऊंची हो? बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, सिंपल सी बात है, इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन बहुत घातक है। इफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, इन्फ्लेशन इज समथिंग व्हिच डायरेक्टली ईट्स इनटू जीडीपी ग्रोथ। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है कि जीडीपी ग्रोथ कम होगी, डेफिसिट बढ़ेगा, साथ ही साथ हाई टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। देखिए, अभी क्या है, कोरोना से इकोनॉमी ने अभी रिकवर करना शुरू किया था। अभी ओमिक्रॉन का एक और झटका हमें लग चुका है। अब वो झटका हिंदुस्तान के लिए सीवियर होगा कि नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा। अभी तक मेडिकल रिसर्च इस चीज पे चल रही है कि क्या जो वैक्सीन है वो वैक्सीन रेजिस्टेंट है कि नहीं है, जो नया वैक्सीन है, जो नया कोरोना का वेरिएंट है। बट आज की तारीख में बढ़ती हुई महंगाई आम आदमी को बहुत परेशान कर रही है। अपनी बात की एलपीजी सिलेंडर के कमर्शियल प्राइस में, उसका इम्पैक्ट तो आता ही है। देखिए, बहुत से मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बहुत से हमारे भाई जो लोअर इनकम है, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में है, वो बाहर के शहरों से आके बसे हुए हैं कामकाज की तरह। तो जाहिर सी बात है वो लोग बाहर खाना खाते हैं, ढाबों पे, इटलीज पे। तो कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ते ही ढाबों पे खाना जो है महंगा हो जाएगा, तो उनके लिए लाइफ जो है कॉस्टली हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से वो लोग बचा के कुछ अपने घर पे भेजते हैं, तो वहां उनके लिए चैलेंज आ जाएगा। दूसरा, उसके अलावा क्रूड ऑयल के प्राइसेस ग्लोबली बढ़ते जा रहे हैं जी। यहाँ मैं हमारी सरकार के साथ हूँ। हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने काफी अटेम्प्ट भी किए। हमारे पास जो रिजर्व्स हैं उनको भी यूज करने की कोशिश की गई। आज की तारीख में फिर भी जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम नहीं हो रहे। ऑपो क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम नहीं कर रहा है। इसमें हिंदुस्तान की तरफ से भी कोशिश की गई, यूएस ने भी जो है अपनी तरफ से अपने पेट्रोलियम रिजर्व्स जो है यूज करने की कोशिश की। तो वहां पे जो है सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास किया, बट ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम नहीं कर पाए। और जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है,
ग्लोबल मार्केट में मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश मित्तल डॉट इन का मानना है क्रूड ऑयल के प्राइसेस यानी कच्चे तेल के दाम 10 से 15% और बढ़ने की उम्मीद है। तो कहीं ना कहीं वो महंगाई को और बढ़ाएगी। अब ऑप्शन क्या है हमारी गवर्नमेंट के पास? ऑप्शन वही है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे टैक्सेशन कम किया जाए, सेंट्रल एक्साइज कम किया जाए, स्टेट्स वैट कम करें। हमारे दोनों पॉलिटिकल मित्र हमारे साथ बैठे हुए हैं। बीजेपी से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता आया हूं उनके और कोई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है कम से कम बहुत कम करें। जिस केस में आप जीएसटी में लाने का एक बहुत अच्छा मौका था, लेकिन जीएसटी के लाने का मौका वो जो है वो हमने ठीक है, दिया, उस मौके को हमने यही यूज किया। इसके तो बारे में आज सर की हम तारीख थोड़ी देर में में तो विस्तार से चर्चा करेंगे कि सरकार के पास किस तरह के विकल्प हो सकते हैं कि लोगों को, आम आदमी को महंगाई से राहत दी जाए। एक एक रिएक्शन अन्य दोनों मेहमानों से भी ले लेते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, पेट्रोल के दाम कम हो गए सर, और इस मोर्चे पे चलिए आपको भी बड़ी सफलता हाथ लगी, लोगों को भी थोड़ी राहत मिली, लेकिन गैस सिलेंडर के दाम जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, आसमान छूते जा रहे हैं, इनका क्या कीजिएगा? देखो पल्लवी जी, बिल्कुल समझदारी से समझना होगा इसको कि हम लोग 2 साल के अंदर कोविड से जब बाहर निकल रहे हैं तो हमारी इकॉनमी पूरा चकनाचूर हो गई थी। सब लोग घर बैठ गए थे, उनका व्यक्तिगत भी लॉस हुआ है। बट जब हम इकॉनमी को वापस रिवाइव करने की कंडीशन आती है, जब भी इस तरीके के बड़े इंसिडेंट्स विश्व में 100 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट सरकार जो कर रही थी वो अपने लेवल पे कर रही है। जैसे पेट्रोलियम पे उसने जीएसटी कम किया। अब सभी स्टेट जो बीजेपी की सरकार की थी उन्होंने अपने वैट में भी कमी किया, पर कांग्रेस की शासन के एक पंजाब को छोड़ के जहां चुनाव है, उन्होंने कहीं पे भी वैट कम नहीं किया। नहीं, राजस्थान में भी हो गया है सर। अब तो राजस्थान में बहुत जब चिल्लाए लोग और लोगों ने प्रेशर डाला तब हुआ। छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है, विपक्ष की पार्टियां, देखिए दिल्ली में नहीं हुआ, आज हो गया दिल्ली में भी, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है सर। पहले अभी हुआ है। तो मैं वही कह रहा हूँ, और उसमें इतना समय लगा रहे हैं ये लोग। दूसरी चीज है जो इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं सभी लोग, मैं आकाश जिंदल जी को भी बताता हूँ कि जुलाई 21 में अभी का जो 3.96% इन्फ्लेशन रेट है और जुलाई 13 का 15.6% इन्फ्लेशन रेट था। हम लोगों ने बहुत कंट्रोल किया है। अभी 50,000 करोड़ से ज्यादा, 50 लाख करोड़ से ज्यादा हमने इन्वेस्टमेंट किया है बहुत सारी चीजों के ऊपर। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप देख रहे हैं 50,000 करोड़ तो खाली वैक्सीनेशन के ऊपर हुआ है। जो गरीब लोग थे, इस समय पे काम नहीं कर पा रहे थे, पीएम अन्न योजना के तहत उनको 1 लाख करोड़ से ऊपर का पैसा दिया गया और उनको अन्न दिया जा रहा है, और उसको अभी जो दिवाली तक दिया गया था उसको मार्च तक हम एक्सटेंड कर रहे हैं। दोनों चीजों को अर्थव्यवस्था का, आकाश जी अच्छा समझते होंगे कि हमारी जो अर्निंग्स हैं और एक्सपेंडिचर्स हैं उनको दोनों को मेंटेन करना पड़ेगा। जहां कांग्रेस एक दिन में 5-6 किलोमीटर रोड नेशनल हाईवे बनाती थी तो उसके लिए एक्सपेंडिचर कम होता था एक दिन में, हम वही एक दिन में लगभग 70-80 और अब 100 का टारगेट लेके चल रहे हैं कि 100 किलोमीटर पर डे बनाएंगे, तो हमारा पर डे एक्सपेंडिचर भी बहुत ज्यादा है। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि हमने पिछले कुछ समय के अंदर 5-6 सालों के अंदर हमने कितने देश के अंदर छोटे छोटे जगहों पर भी हमने ये हवाई अड्डे खोल रहे हैं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। अब ये जो पैसा है कहीं ना कहीं से आएगा। और पिछले कांग्रेस के लोगों ने जो पाप किए हैं, आकाश जिंदल जी बहुत अच्छा जानते होंगे, केवल ढिगरा जी भी जानते होंगे, 2008, 2009, 2010 में तीनों सालों में जो ऑयल बाइंड दिए गए, क्योंकि उस समय पर यदि ये सब्सिडीज दे दी जाती तो फिजिकल डेफिसिट आ जाता। अब उसके बाद 2014 से लगातार 10,000 करोड़ तो हम उनका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, और 21 से लेकर 26 तक वो बॉन्ड मेच्योर हो रहे हैं, तो वो 1,35,000 करोड़ हमको वो भी पे करना है। अच्छा। तो पैसा, अर्निंग्स और एक्सपेंडिचर्स दोनों को बैलेंस बना के चलना होगा। हम और भी साधन, देखिए अभी ऑयल के ऊपर हमने अपना रिजर्व को भी यूज किया कि यदि इंटरनेशनल मार्केट पर यदि हमको सबके साथ मिलके चलना है तो हम अपना जो सरप्लस है, जो हमारे पास जो रिजर्व रखा हुआ है ऑयल, उसको भी यूज करके किसी तरीके से हम ऑयल प्राइसिंग को नीचे आए, पर हमने अभी उसमें सक्सेस नहीं पाई।
और इंटरनेशनल मार्केट पर जैसा उन्होंने कार्टेल बना रखा है जिससे कि वो प्राइस डाउन नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। इस समय पर यदि छोटा मोटा खर्चा होकर कोई माचिस की जो डब्बी 1 रुपए की 2 रुपए हो जाए और सीएनजी गैस का करीब 50 रुपए बढ़ जाए, उसमें न ध्यान देखते हुए भारत के एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान देना चाहिए और यह समझना चाहिए कि पूरे भारत में सबको फ्री वैक्सीनेशन दिया गया। जब मैं स्टार्टिंग में आपके चैनल और बहुत सारे चैनल पे ये कह रहा था कि भारत में जो लोग 200-500 रुपए दे सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए, तभी ये सब अर्थशास्त्री और कांग्रेस के और विपक्ष के प्रवक्ता ये कह रहे थे नहीं सबके लिए फ्री होना चाहिए। अरे पैसा कोई पेड़ पे नहीं उगता, ये तो खुद मनमोहन सिंह जी ने कहा है। और मैं वही बात आपको बताना चाह रहा हूं, एक तरफ से अर्निंग है, दूसरी तरफ एक्सपेंसेस है, दोनों को बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। आप एक बात बताइए कि कौन सा ऐसा खर्चा हमने जो जेन्युइन नहीं था किया है। इसलिए इस चैनल पे मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब इस तरीके की पैंडेमिक से लोग निकलते हैं, कंट्रीज निकलते हैं, तो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, उसको बियर करना चाहिए। केवल ढींगरा जी, मैं इंतजार ही कर रही थी कि ये ऑयल बॉन्ड वाली बात कब आएगी, और वही वाली बात आ गई कि आप लोगों का किया धराया भुगत रही है बीजेपी सरकार। बार बार ये बात कही जाती है कि आप लोगों के कर्जे चुकाए जा रहे हैं, इसलिए अब लोगों को महंगाई की मार से जूझना पड़ रहा है। देखिए, ऑयल बॉन्ड जो थे, ऑयल बॉन्ड तो पहले ही कंप्लीट हो गए थे 2014 से पहले। ये झूठ बोलने के लिए बीजेपी गलत बात है, चैनल बिल्कुल गलत मत बोलिए। झूठ लंबा लंबा बोलते हैं। अभी इन्होंने इतने मिनट आपने लंबा टाइम दिया इनको झूठ बोलने का। आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि हम 50,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया, 1 लाख करोड़, सब झूठे डाटे। ये बता दें किस पे खर्च किया। दूसरी बात इन्होंने कही हमने ऑयल बॉन्ड के पैसे दे रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट पे कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। अभी इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सब झूठा है। ये सारी झूठी लिख के लाए हैं और झूठ पढ़ने के लिए बोली जा रहे हैं चैनल पे। ऐसे थोड़ी होता है। केवल ढींगरा जी, आप पढ़ के आया करो। एक मिनट बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। ये ख्याल अच्छा है। हाँ, बताएं। और आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, आपने $2.5 बिलियन लोन लिया वर्ल्ड बैंक से, वो पैसे कहां डाले उसके लिए बताएं ना। और दूसरी बात, जो आज सिलेंडर जो है 101 रुपए जो बढ़ा है रेट एक ही दिन के अंदर, और उसको 2100 रुपए का सिलेंडर कमर्शियल हो चुका। आप देखिए किस तरह से आम आदमी का जूस निकाल रहे हैं। उनका आम आदमी का हालत को जो पहले ही खराब है उसकी और हालत खराब करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगी हुई है। 7 सालों में लगातार महंगाई इतनी बढ़ी कि इस समय जो है लोगों की नौकरियां भी गई, उनके पास पैसा भी कम हुआ, उनके पास काम भी कम हुआ, और उसके बाद महंगाई से उनको रोटी खाने तक की नौबत जो है वो नहीं मिल पा रही। और ये उसके ऊपर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई अड्डे, दिस दैट, क्या कुछ झूठ बोलते हैं। एक हवाई अड्डा अगर बनाने की बात करते हैं तो 4 हवाई अड्डे बेच देते हैं। जब 4 हवाई अड्डे आप बेचते हो तो एक हवाई अड्डे उससे बनता नहीं है क्या? शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रवक्ताओं को जो इस तरह की बातें करते हैं, चैनल पे झूठी बातें करने आते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है इस देश का कि ऐसे लोगों ने ऐसी सरकार चुनी जो झूठ पे ही चलती है। उनको सच बोलना आता ही नहीं है, ना उनको कोई डाटा है उनके पास, ना उनके पास कोई विजन है, ना उनके पास कोई काम करने का तरीका है। सारी चीज झूठ बोलने के लिए टीवी चैनल पे बैठते हैं। नहीं तो अभी इसमें शर्म की क्या बात है कि हम जैसे लोगों ने मोदी सरकार को सत्ता में लाए, हम पे शर्म आनी चाहिए? किस पे शर्म आनी चाहिए? ये तो जिनको चुना है उनको शर्म आनी चाहिए। झूठी बात टीवी पे प्रेजेंटेशन करते हैं। केवल जी, आप पढ़ के नहीं आते हो, आपको टॉपिक पे नहीं नॉलेज है और आप इस तरीके की बात करते हैं कि इस सरकार को चुना इन्होंने। ठीक है आकाश जिंदल जी, क्योंकि आप एक अर्थशास्त्री हैं, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं, इसकी सच्चाई हम आपसे जानना चाहेंगे। ये जो ऑयल बॉन्ड का मसला है ये रह रहकर उठता है, हकीकत क्या है इस ऑयल बॉन्ड की? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने दोनों राजनीतिक मित्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं बोल रहा हूं तब प्लीज उसमें इंटरफियर ना करें, ठीक है ना। देखिए, जहां तक ऑयल बॉन्ड्स की बात है, ऑयल बॉन्ड्स यूपीए की तरफ से इश्यू किए गए थे, उसमें लिए गए थे ताकि आम आदमी को सस्ता पेट्रोल डीजल मिलता रहे। तो ऑयल बॉन्ड्स के कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं थी। ऑयल बॉन्ड दिए गए थे क्योंकि आम आदमी को रिलीफ देना चाहते थे ये लोग जी। ऑयल बॉन्ड्स की पेमेंट और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अभी ड्यू है, लेकिन साथ ही साथ वो इतना बड़ा कोई बोझ नहीं है।
ऑयल जो सरकार की आज की तारीख में जीएसटी कलेक्शन है उसके मुकाबले में या जो एक्साइज कलेक्शन आ रही है पेट्रोल डीजल से, तो इतना बड़ा जो है, मैं आपके सामने सारा डेटा रख सकता हूं, जी उतना बड़ा लायबिलिटी ऑयल बॉन्ड्स के आज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट की नहीं है। दूसरी बात जो हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि एक हवाई अड्डा नया बनाते हैं, चार दूसरा बेचते कुछ हैं। हवाई अड्डों के साथ बेच देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर एक जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है या रेलवे ट्रैक्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर को दिए जाते हैं चलाने के लिए, तो वो दुनिया का दस्तूर है, उस पर कोई गलत काम नहीं है। आज की तारीख में प्राइवेटाइजेशन तो दुनिया का दस्तूर है, डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन इज द वे ऑफ लाइफ। आज की तारीख में नहीं तो अगर जो सरकार अपने कदम बड़े उठा हुए रही asset- है आकाश जिंदल जी, जो सरकार कदम उठा रही है, इसका प्रभाव कब देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में होता हुआ कुछ सकारात्मक असर नजर नहीं आ रहा है, तो इसका जवाब भी हम आपसे चाहेंगे। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिसंबर महीने की शुरुआत में ही आम आदमी को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा है और इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था को समझने भी की हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि महंगाई के मोर्चे पर किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। महंगाई की वजह से आम आदमी की तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं। देखिए, इकॉनमी अभी कोरोना की रिसेशन से धीरे धीरे निकल रही है, लेकिन महंगाई का जो हाल है उससे आम आदमी के लिए प्रॉब्लम ये हो रही है कि उसकी कमाई अभी बहुत धीरे बढ़ रही है, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। WPI की फ़िगर लें, वो आज की तारीख में यानी होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन की फ़िगर आज की तारीख में तकलीफ़ देने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकम्स उस लेवल तक नहीं बढ़ी हैं जिस हिसाब से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। ग्लोबल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइसेस और बढ़ने की संभावना है। अब जब वो और बढ़ेंगी तो उससे महंगाई और बढ़ेगी। कमर्शियल सिलेंडर के रेट जो बढ़ाए गए हैं उससे आम आदमी के लिए महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ढाबों पे, ईटरीज पे खाना खाते हैं। अब ढाबों पे तो कमर्शियल सिलेंडर यूज़ होता है, तो जाहिर सी बात है ढाबे वाले के रेट बढ़ जाएंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलग अलग जगह से आके एक बड़े शहर में नौकरी करते हैं, दिल्ली में नौकरी करते हैं, बॉम्बे में नौकरी करते हैं, तो वो खाने का लिए बाहर ढाबों पे ही खाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनका खाना पीना महंगा हो जाएगा, तो उनके लिए महंगाई बढ़ जाएगी। तो वो क्या कमाएंगे और क्या बचा के गाँव पे अपने भेजेंगे, घर पे भेजेंगे, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर कमर्शियल सिलेंडर और कई जगह इस्तेमाल होता है, कई इंडस्ट्रीज़ में और जगह, तो वहाँ जब इनपुट यानी लागत बढ़ जाएगी तो उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट भी महंगे हो जाएंगे। तो ओवरऑल कमर्शियल सिलेंडर के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे महंगाई और बढ़ेगी। और अब हालात ये हैं कि कोरोना को लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। ओमिक्रॉन नाम का नया वायरस सर उठा रहा है, अभी तक उस पर रिसर्च पूरी तरह हो नहीं पाई है, तो अब क्या हालात होते हैं आगे वक्त बताएगा। बट फिलहाल महंगाई आम आदमी को तकलीफ़ दे रही है और आने वाले शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से तकलीफ़ देती रहेगी। महंगाई के ऊपर विपक्ष कई बार सवाल उठा रहा है और हर बार मेरा ये कहना है कि विपक्ष अपनी प्रॉपर भूमिका नहीं निभा पा रहा। जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के अंदर एक्साइज ड्यूटी कम करके प्राइसेस को कम किया, तो वहीं विपक्ष ने अपने किसी भी स्टेट्स में प्राइस को कम नहीं किया, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो कांग्रेस के राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या कोई और प्रदेश हो। मेरा ये कहना है कि यदि प्राइसेस को कंट्रोल करना है तो राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को मिलकर काम करना पड़ेगा। हाँ, पंजाब में कम किया गया क्योंकि वहाँ पे चुनाव आने वाले हैं, इसलिए विपक्ष की भूमिका भी बड़ी संदेहजनक है। दूसरी बात कहना है कि आज यदि हम कंपैरिजन करें 2013 के कंपैरिजन में, जब 15.2% मुद्रास्फीति थी, इन्फ्लेशन रेट था, और आज 3.46 है, तो आज की तुलना में उस समय पर बहुत ज़्यादा प्राइस इन्फ्लेशन था, आज कम है। जहाँ तक आप इसकी बात करना चाह रहे हैं गैस के सिलेंडर की और इसकी, ये एक कैलकुलेशन है, अर्थशास्त्र है और इसको मेंटेन करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द इस पर भी कोई हम एक्शन लेंगे। और
महंगाई एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर यदि विकास और महंगाई को सामने रखा जाएगा तो कई बार हमको लगता है कि विकास के रहते हुए जिस तरीके से 2 साल हमारा पेंडेमिक्स रहा, कोविड रहा और कोई भी जनरेशन नहीं हुई जीएसटी की, उसको देखते हुए अब हमको ऐसा लगता है कि और चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आकाश जिंदल जी, आपका ही रुख करेंगे। मैं ब्रेक पर जाने से पहले आपसे सवाल कर रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है उसका असर क्या, आर्थिक विकास पर इसका असर क्या? आर्थिक विकास बहुत अच्छा हो रहा है। जीडीपी का डेटा कल आया है, हाँ। मैं बीजेपी और को मुबारक भी देना चाहूंगा। जीडीपी का डेटा बहुत अच्छा आया है और दोबारा से दर्शकों को बता दूं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग्स्ट मेजर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड बनने वाली है। तो जहां तक इकोनॉमिक ग्रोथ की बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉटिंग का एस्टिमेट है कि 9.5 से 10% की जीडीपी ग्रोथ हम अचीव कर जाएंगे और चाइना को इस साल पछाड़ने में हम कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि चाइना की जो गलत हरकतें हैं उसकी वजह से चाइना पिछड़ रहा है। वहां एवरग्रांडे का बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ है, वहां उन बहुत बड़ी घोस्ट टाउन्स बना लिए उन्होंने, वहां डेट का सर्कल बहुत बड़ा बना लिया है, डेट का एक बहुत बड़ा बबल बना लिया है। हिंदुस्तान की सरकार सही तरीके से चली, इसमें मोदी गवर्नमेंट को मुबारकबाद दूंगा। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ये लोग ऐड कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अभी कुछ दिन पहले ही जेवन एयरपोर्ट दिल्ली के पास, उसकी कंस्ट्रक्शन की इनॉग्रेशन की गई है, बहुत अच्छी बात है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो मैं सरकार के साथ हूँ, बट जहां तक महंगाई की बात है वहां सरकार के साथ मेरे कुछ पॉइंट्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन उसके लिए आम आदमी से टैक्स लेना जायज नहीं है। उसके लिए आपके पास और तरीके हैं फंडिंग करने के। आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। आप ग्लोबल बोरोइंग कीजिए, एक्सपेंडिचर रिडक्शन कीजिए, लेकिन आम आदमी की कंडीशन देखिए। आम आदमी कोरोना दोबारा से सर उठा रहा है। ओमिक्रॉन वायरस क्या शेप है हमें नहीं पता। तो ऐसे में इन्फ्लेशन का ध्यान जरूर रखें। ये जो है मेरी इनसे गुजारिश रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, शेखर अवस्थी जी, आप बताएं, ऑयल बॉन्ड के बारे में आप बात कर रहे थे और इसको एक बड़ा आपने महंगाई का कारण बताया, लेकिन आंकड़े तो ये बात कहते हैं सर कि आपको जो पेट्रोलियम सेक्टर से कमाई होती है वो ऑयल बॉन्ड की मूल रकम और ब्याज से कहीं ज्यादा है। दोनों चीजों को मैंने बिल्कुल साफ तरीके से बताया आपको। वेरी इंपॉर्टेंट। पहला तो ये, जैसा केवल ढींगरा जी कह रहे थे कि 2014 से पहले ऑयल बॉन्ड के सब पैसे खत्म हो गए और कोई पेंडिंग नहीं है, तो आज भी चेक कर लें। इस साल भी हमने 10,000 करोड़ रुपए चल रहा है और 2026 इस तरीके से चैनल पे कुछ भी बोलने से अच्छा है कि आप एक बार समझ रहे हैं। दूसरी चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि पल्लवी जी देखो, मैं ये बिल्कुल आपको अभी आपने मेरे वक्तव्य में भी सुना कि हम इसकी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से कॉमन लोगों के ऊपर इसका इफेक्ट कम से कम जाए और हमारा जो विकास का रेट है वो बिल्कुल मेंटेन रहे। इसके लिए हम लोगों ने जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी थी, टेस्ला ऐसी कंपनियां, क्योंकि हमारा जो सबसे ज्यादा यदि किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है वो ऑयल है। और आकाश जिंदल जी भी इस चीज को मानेंगे कि ऑयल एक ऐसी चीज है जिस पर किसी भी कंट्री का कंट्रोल नहीं है। उनका एक अपना कार्टेल मैनेजमेंट होता है और वो जानबूझ के ऊपर बढ़ा रहे हैं। हमको ऐसा लगता है जिस तरीके से हमारी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रही हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने सोलर एनर्जी के ऊपर काम किया है, जिस तरीके से हम अल्टरनेट एनर्जीज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आने वाला समय पर हमारी ऑयल डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। और ऑयल डिपेंडेंसी जिस समय खत्म होगी हमारी या कब होगी, हमारा कंट्री बहुत आगे जाने वाला है। अभी गडकरी जी ने कुछ दिन पहले कहा कि हम ऑयल के अंदर मिक्सिंग करना चाह रहे हैं कुछ और, जिससे कि हमारा प्राइसिंग अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट। और आप समझिए टेस्ला ऐसी कंपनियां भारत में आकर यदि अपना प्रोडक्शन कर रही हैं और करने जा रही हैं, एप्पल ऐसी कंपनियां जो भारत में प्रोडक्शन करने जा रही हैं, तो आने वाला समय एक नए भारत का है जो हमने कई सालों तक 10, 20, 25, 50 सालों में जो हम भारत को नहीं ले जा पा रहे थे, हमको लगता है कि अगले 3 से 4 सालों में भारत की एक बड़ी भूमिका होगी विश्व स्तर पर। और इस समय तक मैं ये कह रहा हूँ, बहुत छोटी सी बात कह रहा हूँ, इस समय तक हो सकता है थोड़ी तकलीफ भी हो जाए प्राइस को लेके, कहीं पर हमारा छोटा मोटा प्राइस भी बढ़े, जो कि हम लोग बहुत सेंसिटिव हैं, उसको भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ऑयल प्राइसेस के ऊपर एक्साइज कम किया करते हैं सर। ठीक है, टेक्निकल बातें करनी भी चाहिए और समझना भी चाहिए, लेकिन आप जो तकलीफ की बात कर रहे हैं वो तकलीफ फिर आपको भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि हिमाचल के मुख्यमंत्री ने तो साफ तौर पर कहा था अभी जो उपचुनावों में उन्हें जबरदस्त हार मिली
कि हम सिर्फ महंगाई की वजह से हार गए, तो ये तकलीफें फिर आपको भी उठानी पड़ेंगी। और आने वाले 30 सालों के बारे में हम बात करते हैं, लोगों के पास अगले 30 दिन के लिए खाने को कुछ नहीं है, उसका कौन ध्यान देगा? क्या ये तकलीफ आने वाले 30 सालों से ज्यादा आपको लग रही है, कम लग रही है? भारत के अंदर कोई भी ऐसा घर नहीं है जिसके पास खाने को कुछ व्यक्ति ना हो, इसलिए इस तरीके से 5 किलो राशन दे तो रहे हैं मुफ्त में। सुन तो लीजिए, वही तो कह रहे हैं, इस तरीके से सरकारी सेंटेंसेस से क्या होता है, लोग इमोशनल हो जाते हैं, और हम लोगों को चैनल के ऊपर इस तरीके के इमोशनल सेंटेंसेस को यूज नहीं करना चाहिए। अरे यहाँ पे कोई भी भूखा ना रहे, इसके लिए 1 लाख करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है, और उसको फिर दिवाली से एक्सटेंशन करके मार्च। सरसों का तेल दे रहे हैं सर आप? आपको सरसों के तेल की कीमत पता है? वो खाना पकाएं किसमें? पल्लवी जी आप फिर सरसों के ऊपर आ रही है, जिसका 60% जो इंपोर्ट पे हम लोगों को इफेक्ट है। आज सरसों का तेल का इंडिया के अंदर, आज आपको मैं बता देता हूँ, सरसों के तेल की पूछ रही है, जितने भी एडिबल ऑयल्स हैं उसका जो भारत के अंदर प्रोडक्शन है वो लगभग 15 से 16 हजार मेट्रिक टन है, जबकि रिक्वायरमेंट 25,000 मेट्रिक टन की है। तो 8,000 मेट्रिक टन का जो रिक्वायरमेंट है ये हम बाहर से ले रहे हैं, और बाहर के प्राइस पूरा वर्ल्ड वाइड महंगा है। इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मोदी जी बार बार कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। घर के अंदर थोड़े थोड़े जो लोग छोटी छोटी जगहों पे ऑयल बनाते थे उसको दोबारा प्रोसेस से चालू किया जा रहा है, हमारी डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर कम हो। इसीलिए ऑयल का जो एडिबल प्राइसेस का अभी 10 रुपए 20 रुपए जो कम हुआ है, इसको और कम करने की प्रयास किया जा रहा है। और एक और चीज बता दूं, आज भी लगभग 6,000 मेट्रिक टन हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं ऑयल को, क्योंकि वो ऐसा ऑयल है जो अपनी कंट्री में यूज नहीं होता है और दूसरी कंट्रीज में यूज किया जा रहा है, जापान और ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्रीज में। तो हमारा ये कहना है कि आप शेखर जी ये एक्सेप्ट तो कर रहे हैं ना कि देखिए तकलीफ तो है, आप दे रहे हैं 5 किलो राशन, लेकिन ये आप कहेंगे ना कि हाँ तकलीफ है, महंगाई है, कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है, ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या? मैं जवाब चाहूंगी आपका, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। शेखर जी जल्दी से आपका जवाब चाहूंगी, फिर अन्य दोनों मेहमानों का भी मुझे रुख करना है। मानते हैं कि महंगाई है या नहीं? पर हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा। 2014 से जितनी महंगाई है वो 6% से नीचे ही रही है, और 2014 से पहले जितने 5 साल आप देख लीजिए वो डबल डिजिट में आ गई थी, 9.9, 10, 11.2, इवन 12.54, इवन 2013 में तो 15% तक पहुंच गई थी। एक तरफ हम जीडी 8.8 आज का रिजल्ट आया है, इससे पहले फर्स्ट क्वार्टर का भी जो जीडीपी आया वो 21.3% आया। मेरा ये कहना है दोनों चीजों को मेंटेन करके चलो, हमारा अपना ही जो रिकॉर्ड है उसकी से भी हम कम है। तो जो कैलकुलेशन का मेथड है, जो वैल्यूज का मेथड है, इन्फ्लेशन रेट हम लोगों ने 4-5% के बीच में मेंटेन किया है पिछले 8-9 साल 6-7 साल, और इसके पहले का आप इन्फ्लेशन रेट देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। डबल डिजिट था 9, 10, 11, 12 और 15। तो आप आज देखिए 5 सालों में एक बार भी कोई भी रेलवे का कोई भी फेयर नहीं बदला, जबकि आपको याद होगा 2014 के पहले हमेशा रेलवे के फेयर हर साल 10%, 15% बढ़ जाते थे। मेरा यही कहना है कि चीजों को आप स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में देखो, हो सकता है कि कोई एक आध आइटम बढ़ेगा, कम होगा, हम उसके लिए भी कंट्रोल है, हम सेंसिटिव हैं और उसको आगे भी कम करेंगे। जो आपने पॉइंट जितने भी उठाए हैं उन सब पॉइंटों को हम लोग लेके सेंसिटिव हैं, और आपको मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि आने वाले समय में इसको भी ठीक करेंगे। ठीक है, बताएं केवल ढींगरा जी, फिर मैं आती हूँ आकाश जिंदल जी आपके पास। केवल ढींगरा जी आपका रिएक्शन, तमाम बातें आपने सुन ली हैं शेखर जी की। देखिए ये कह रहे हैं हम गरीबों को राशन दे रहे हैं जी। आप मुझे बताइए कि जब एफसीआई परचेज बंद कर रही है, पीडीएफ स्कीम बंद करने की बात कर रही है, तो ये राशन कब दे रही है, कब देगी, किस समय देगी, पहले दिया कि नहीं दिया उसका भी क्वेश्चन मार्क है, आगे कब देगी ये पता नहीं है। जब एफसीआई परचेज ही नहीं करेगी तो पीडीएफ स्कीम बंद करने की बात कर रही थी, तो फिर राशन कौन से करोड़ लोगों को देगी ये समझ नहीं आ रही। $2.5 बिलियन जो लोन लिया था वर्ल्ड बैंक से, वो पैसा कहां गया, उसको कहां खर्चा, ये बताना चाहिए इस सरकार को। दूसरी बात ये थी कि 7 साल के अंदर मोदी राज के अंदर 24 करोड़ लोग जो है वो 91 रुपए पर डेली अमाउंट पे आ गए, उनको गरीब से और गरीब कर दिया गया।
आप ये बताइए 2700 रुपए के अंदर महीने के अंदर फैमिली अपना खर्चा गुजारा कैसे कर सकती है? इस इतनी महंगाई बढ़ने के बाद, हर चीज के रेट बढ़ने के बाद किस तरह से लोग गुजारा करें, ये बात जो है इनको बतानी चाहिए। मोदी जी ने 2014 में बोला था अच्छे दिन आएंगे, क्या यही अच्छे दिन लाना चाहते थे लोगों के? ये असली बात है। और जहां तक महंगाई बढ़ रही है, महंगाई से आम लोग त्रस्त है, वो सरकारों को जवाब भी दे रहे हैं लोग, और इनको फिर भी कान पे जू नहीं रह रही, और फिर भी ये वही बात कहते हैं, हम ये कर दिया, हमने वो कर दिया। एक तरफ किसानों को कहते हैं हम एफसीआई, हम कोई भी फसल खरीदना नहीं चाहते, बड़े व्यापारी खरीदेंगे। दूसरी तरफ कहते हैं हम गरीबों को राशन दे रहे हैं। कौन सी बात सच्ची, कौन सी झूठी है, यही बताएं ना। झूठ बोलने के लिए सारी चीजें अच्छी है। अच्छे दिन लोगों के हिसाब से, इससे बुरे दिन और लोगों के कभी नहीं आएंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी, अमित शाह काम कर रहे हैं, ये जो पूरे देश को डुबोने के बाद थैला उठा के चल जाएंगे, जो ये कहते थे कि मेरा क्या है, मैं थैला उठा के चले जाऊंगा। सबसे पहली बात तो बीजेपी के मित्र को मैं कहना चाहूंगा, इन्फ्लेशन की जब बात करें, WPI इंडेक्स की बात करें, कि CPI इन्फ्लेशन में क्रूड का वेटेज कम है, WPI है तो क्रूड का प्रॉपर वेटेज दिखाता है। और WPI जो भी ये महीने कह रहे हैं, चाहे जुलाई की बात हो, चाहे अगस्त की बात हो, सितंबर की बात हो, एक देखा जाता है WPI इन्फ्लेशन क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है WPI इन्फ्लेशन के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। दूसरी बात जहां तक आ जाती है, कुछ की बात करें, ये 15% की फिगर बात की है। 15% इन्फ्लेशन कभी कांग्रेस के वक्त नहीं थी, तो ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के वक्त में कभी भी जो है 15% की इन्फ्लेशन थी। अब तो कह रहे हैं कि 15% इन्फ्लेशन थी, तो मुझे वो क्वार्टर या मंथ बताएं कौन से इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, बार बार बीजेपी कांग्रेस से नेशनल यहाँ दोबारा उठाना चाहूंगा, और दोनों बात करते हैं आम आदमी की देना चाहते हैं, और हम दोनों पार्टियों का सम्मान करते हैं। दोनों आप नेशनल पार्टी हैं। अभी तक मीटिंग हुई, उसके अंदर जो एजेंडा था स्टेट गवर्नमेंट के भी वोट है उसमें, लेकिन जीएसटी काउंसिल में नहीं लाया गया। तो अगर ये दोनों पार्टियां आम आदमी का रिलीफ के बारे में आम आदमी का वेलफेयर सोचती हैं, मैं इन दोनों से हाथ जोड़ के पूछना चाहूंगा कि भाई साहब, जिस दिन हमारा भला करने का वक्त था, आकाश को रिलीज करने का वक्त था, इसमें जो है ये सर आज पंजाब नेशनल बैंक के ब्याज दरों में भी बदलाव किया गया है। इस बदलाव को आप किस तरीके से देखते हैं, और इस बदलाव की क्या अभी आपको जरूरत महसूस हो रही थी एक अर्थशास्त्री होने के नाते? इसका जवाब आपसे लेंगे। अब तक मैं शुभेंदु जी आपका रुख कर लेती हूँ। शेखर जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि देखिए रेलवे के फेयर में कोई चेंजेस नहीं हुए, 200% तक रेलवे के जो है फेयर चेंज हुए हैं सर, किराया बढ़ाया गया है और आप ही के कार्यकाल में ये बढ़ाया गया है। तो इस तरह की छोटी छोटी अगर हम देखें तो बहुत सी चीजें रही जो महंगी होती गई और उसका सीधा सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ा। देखिए, बिल्कुल जो आपके पास फिगर है, मैं पहला आकाश जिंदल जी का जवाब दे देता हूँ कि उन्होंने पूछा कि कौन से क्वार्टर में था, तो जुलाई 13 का आप क्वार्टर देखिए। जो जुलाई 13 की जुलाई में जो रिपोर्ट आई होगी, तो उसका मतलब उसके पुराने वाले क्वार्टर की आई होगी। उस समय पर 15.6% इन्फ्लेशन रेट था। और आपको जो मैं बात कर रहा हूँ फ्रेट की बात, जो पैसेंजर फ्रेट की बात कर रहा हूँ, आम जनता के लिए जो लोग नॉर्मल क्लास है, सेकंड क्लास है, उसमें फेट नहीं किया गया है। जो भी बढ़ाया गया है वो मालवाहन में बढ़ाया गया है या सीनियर कैटेगरीज में एसी और बढ़ाया गया है। तो आम जनता के लिए हम लोगों ने आज भी उसको मेंटेन रखा है, जो आपका जवाब है। देखो, मैं बार बार पल्लवी जी ये कहता हूँ कि ये लड़ाई हार जीत की नहीं है। गरीब को यदि गरीबी लग रही होगी और उसको गरीबी के आलम में कोई भी चीज प्राइस बढ़ेगा तो वो नुकसान हो, चाहे वो माचिस का ही पैसा क्यों नहीं हो, 1 रुपए का 2 रुपए ही क्यों ना हो। पर आज भारत की जो कंडीशन है वो एक ऐसे सर्वाइवल की स्थिति है जिसको हम एक ट्रांजिशन पोजीशन समझ सकते हैं। ट्रांजिशन क्या है कि हम अभी
डेवलप्ड हो नहीं पाए, और डेवलपिंग से हम डेवलप की ओर जो बढ़ रहे हैं, ये बीच का स्थान है। और बीच का स्थान जो स्ट्रगलिंग है, ट्रांजिशन पोजीशन होती है, जब एक पोजीशन से लेकर दूसरी पोजीशन पर जाने के बीच में, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है। और हमने इस डिफिकल्ट पोजीशन को हम पार कर रहे हैं। आकाश जिंदल जी जानते हैं, जब एक ऑर्गेनाइजेशन जब छोटा होता है उसको चल जाता है खर्चा, जब वो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करता है तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वही भारत को इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देने की तैयारी है कि वो स्ट्रगलिंग पीरियड जो आपका 1 साल 2 साल और मैक्सिमम 3 साल हो सकता है, आज हम सोच रहे हैं कि दिल्ली से चलेंगे तो हम थाईलैंड तक बाय रोड चले जाएंगे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी है। और पिंक और कहते हैं ऑरेंज कलर के स्पेशल वीसा जो बाय रोड में, जैसे यूरोप में आपने देखा है, इस तरीके का भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समयों पर आप देखेंगे। मैं एक चीज कह रहा हूं कि जहां पर आयुष्मान लोगों को 5 लाख रुपए तक का कोई भी इलाज भारत में मुफ्त मिल सकता है, जो भारत का सबसे बड़ा एक तरीके के लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत थी कि इलाज कैसे कराए इतने महंगे तरीके में, तो 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान जो योजना में सबको दिया जा रहा है, अन्न में सबको दिया जा रहा है। हो सकता है कि कोई छोटी मोटी चीजें बढ़ रही हैं, उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ठीक करेंगे, पर थोड़े दिनों के लिए आम जनता से हमारा रिक्वेस्ट है कि ये ट्रांजिशन स्टेज है, और ट्रांजिशन स्टेज में कुछ भी थोड़ा मोटा बढ़ता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश है, और टाइम बिंग उसको बियर करें। केवल ढींगरा जी वो अपील कर रहे हैं देश की जनता से कि ये कुछ समय की तकलीफ है। देखिए 7 साल से तकलीफ जनता झेल रही है, अभी 3 साल और झेलेगी, और उसके बीच में स्टेटों के इलेक्शन आ जाएंगे। लोग इनको वोट की चोट से जवाब देंगे, इनकी तकलीफ को बराबर कर देंगे। जिस तरह से इन्होंने लोगों को तकलीफ दी है, वो समझ में आएगा इनको कि लोगों की तकलीफ कितनी बड़ी दी इन्होंने। ये अच्छे दिनों के वायदे किए थे, अच्छे दिन आज बुरे दिनों में लोगों के तब्दील हो रखे हैं, और आम जनता के अच्छे दिन बुरे दिन जो बने हैं उसका जवाब लोग वोट की चोट से जनता देगी। और पहले जो 13 चुनाव हुए थे उसके अंदर भी लोगों ने जवाब दिया है, तभी डर के इन्होंने पेट्रोल का रेट कम किया था, तभी जो सेंट्रल एक्साइज ने कम किया था, और उसके बावजूद। लेकिन ऐसा कैसे माना जाए केवल ढींगरा जी? देखिए एक के बाद एक चुनाव दर चुनाव तो हुए ही हैं 2014 के बाद से, ऐसा नहीं है ना कि कोई भी चुनाव नहीं हुआ। उसमें बीजेपी को अगर बढ़त हासिल हुई है तो क्या देश की जनता नहीं समझ पा रही कि इस समय क्या चल रहा है, या आप लोगों को समझा नहीं पा रहे, या फिर दुष्प्रचार किया जा रहा है? कहीं कोई तो हकीकत होगी। देखिए इसमें सबसे बड़ा चैनल का रोल भी है। जिस तरह से बड़े बड़े चैनल जो हैं वो गोदी मीडिया बने हुए हैं, और इस तरीके से गोदी मीडिया जो है वो दुष्प्रचार कर रहा है, और पब्लिक में इनकी बातें उठा के र्यूमर फैला रहा है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम और जातियों में और धर्मों में बांट रहा है। इसी तरीके से अभी आपने भाषण सुना योगी जी का, उन्होंने एक वर्ड भी देश प्रदेश के मुद्दे पे बात नहीं की, धर्मों की बात की सिर्फ ओनली। आप ये चीज देखिए किस तरह से धर्मों में ये लोग बांट रहे हैं देश को, यही प्रॉब्लम है। तो सबसे बड़ी हम वेदों की बात कर रहे हैं, मीडिया जो धर्मों में गोदी मीडिया बांट रहा है पूरे देश को, उसी वजह से ये दिक्कत आ रही है। और दूसरी वजह ये है कि उस एवज में आम लोगों को मारा जा रहा है, उनको गरीब बनाया जा रहा है। जिस तरह से लोग गरीब बनते रहेंगे, वो लोग रोटी खाने के लाले पे चलते रहेंगे, और ये लोग मजे से राज करते रहेंगे, और राज करने के लिए उनके काज करते रहेंगे, उनके कानों के ऊपर काज बनाते रहेंगे। ये इस तरह की सरकार आ गई देश के अंदर, जिन्होंने जिस तरह से अंग्रेज भारत में आए थे और उन्होंने चलिए ये मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि इस तरह की हालत हो रही है, लेकिन मुझे ये बताएं ढींगरा साहब, मुझे ये बताएं कि अगर आप अपने देश के नागरिकों को मजबूत करेंगे, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि उनके पास नौकरी हो, रोजगार हो, पैसों का लेन देन जो है वो एकदम अच्छी तरीके से ट्रांजैक्शन चलता रहे, तो अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी। अब ये राज्य सरकारों की कितनी जिम्मेदारी बनती है कि उनके राज्य की जो जनता है वो बेरोजगार ना रहे, उनके पास रोजगार हो, उनके राज्य के जो युवा हैं उनके पास नौकरियां हो, तो इसमें राज्य सरकार अपनी क्या भूमिका निभा सकती है? बिल्कुल राज्य सरकारों की भी भूमिका है और देश की सरकार की भी भूमिका है। अभी मैं राज्य सरकार की जानना चाहती हूँ। राज्य सरकार के पीछे तो छोड़ा ही नहीं इन्होंने कुछ भी। अच्छा, सारा जीएसटी अपने पास, सारा वैट अपने पास, सारा लोन अपने पास, सारी अमाउंट सरकार सेंट्रल सरकार के पास, तो राज्य सरकार के पास है क्या करने के लिए? आप देखिए जो दिल्ली सरकार ने
अपना वैट जो है वो 30% रखा हुआ था, 30% से 9% पे ले आए, तो 200% टैक्स लग रहा है, तो 200 पे 30 ही था ना। दिल्ली का टैक्स जो है जो केजरीवाल का 30 से 9 आया, तो अभी जो 30 से 9 आया, तो जो 170% सेंट्रल सरकार ने टैक्स लगा रखा है, वो सरकार के बारे में क्यों नहीं बोल रहे, चैनल उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे। ऑयल बोर्ड और दिस बोर्ड और दैट बोर्ड की बात करके इधर उधर भटकाना, और ये इनको साहब इस टॉपिक को उस दिन भी आप समझा नहीं पाए थे और आज भी समझा नहीं पाओगे। लोगों को मुद्दों को भटका दो और गोदी मीडिया को अपने ऊपर ले आओ और सारे लोग एक ही तरफ चल पड़ो और धार्मिक भावनाओं में देश को बांट दो और अपना काम उल्लू सीधा करते रहो। कोरोना काल के अंदर इन लोगों ने कितना उल्लू सीधा किया, इसके ऊपर हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सिटिंग बेंच द्वारा इंक्वायरी होनी चाहिए। इन सभी लोगों को हथकड़ियां लगेगी, जेल में जाएंगे। जिस तरह से इन्होंने देश को लूटा है कोरोना काल के अंदर, सब लोगों को पता चल रहा है। चलिए, अब इस बात का इंतजार किया जाए केवल ढींगरा जी की कब सेंटर में सरकार बदलेगी और मोदी शाह को जेल होगी। बिल्कुल जाएंगे जेल में। देखिए पल्लवी जी, ये उस दिन भी टॉपिक को समझा नहीं पाए थे, प्राइस में कितना किसका वो होता है, और मैं इनको यही चाहूंगा कि इस टॉपिक पे कम से कम एक चीज तो है। देखिए, ये आप भी मानेंगे, अगर आप आंकड़े देखेंगे, राज्य सरकारों की जो इनकम थी वो कम हुई है सर। उनके पास इनकम सोर्स वैसे लिमिटेड होते हैं, उसके अलावा अब उनकी इनकम काफी कम हुई है। और जैसा कि बार बार अलग अलग जो राज्य हैं उनके द्वारा ये बात कही भी जाती है कि आप लोगों ने जीएसटी का भुगतान भी उनको नहीं किया है, इस वजह से भी उन्हें काफी परेशानियां हो रही हैं। देखिए, जीएसटी का भुगतान और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो 1 करोड़ का बजट होता है उसको भी नहीं भुगतान किया गया था, और ये इस समय तक जुलाई 2021 तक का पूरा पेमेंट क्लियर हो चुका है। लास्ट के 3 महीने का पेंडेंसी है जो उसको भी क्लियर किया जा रहा है। ये कोई ऐसा बोल रहा है कोई स्टेट, तो वो जवाब दे मेरे को प्रश्नों का। मेरे पास जितना भी, मैं जब किसी चैनल पे आता हूँ सब तैयारी के साथ आता हूँ। ये वही सब लोग हैं जो जीएसटी में बैठ के लखनऊ वाली जीएसटी मीटिंग में, काउंसिल की मीटिंग में कह रहे थे कि नहीं बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। आज ये कह रहे हैं सब लोग कि प्राइस कम करो। हम लोगों ने उस दिन भी कहा था कि कौन कौन से राज्य हैं जो जीएसटी में आना चाहते हैं, तो सभी विपक्षी पार्टियों ने मना कर दिया, और हमारी बीजेपी पार्टी ने कहा जैसा आप लोग चाहोगे वैसा कर लो। मेरा ये ऐसा कहना है कि इन सब चीजों को यदि प्राइस कम करना है, स्टेट का भी बहुत बड़ा योगदान है। जितने भी वेजिटेबल से लेके जो अनाज है, जो नीचे का स्टेट लेवल पे प्राइस बढ़ता है। अभी टमाटर 140 रुपए किलो हो गया चेन्नई में। चलिए, बारिश का काम था उसका, ऐसे चीजें आएंगी, ये टाइमिंग प्रॉब्लम रहती हैं, उसको बहुत ज्यादा हम लोगों को डिटेल और डिस्कशन नहीं करना चाहिए। पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, जो एक सिस्टमेटिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, शायद केवल ढींगरा जी को समझ में नहीं आ रहा है जो मैं बात कहना चाह रहा हूं। हाँ, मैं ये कह रहा हूं उसके बावजूद भी प्राइस और कम होनी चाहिए और महंगाई कम होनी चाहिए। भारत का हर व्यक्ति इसको अफोर्ड करना चाहिए। पर आप ये भी समझ लीजिए, 1,90,000 के जो एप्पल के फोन हैं वो भारत में आज भी जो लॉन्च हुए 1.5 महीना हो गया है, आज भी लोगों को इजीली मिल नहीं पा रहे हैं। तो एक तरफ तो खाने की कमी है, वहीं दूसरी तरफ जो 1,90,000 का मोबाइल है उसको भी हिंदुस्तान में शॉर्टेज है। हिंदुस्तान ने डिजिटल इंडिया करके एक वर्ड में इतना बड़ा रिजल्ट वो कर दिया, रिकॉर्ड बना दिया, और यूपीआई के थ्रू इतने ज्यादा ट्रांजैक्शन किए कि कंट्री ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ जाएगी। ये शायद आज केवल ढींगरा जी को समझ में नहीं आ पा रहा है। हम तो कोशिश कर रहे हैं समझाने के लिए, पर आने वाले समय पे जरूर समझेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की तो हर चीज से वो डिनाई कर रहे हैं ना, उनके हिसाब से तो सब कुछ 2014 से पहले ही बन गया था। आज उनके हिसाब से तो 2014 से पहले ही सब ऑयल बॉन्ड का पेमेंट भी हो गया था। तो वो यदि आपके पिछले चैनल पे उन्होंने किस तरीके से डिस्कशन किया फ्यूल प्राइसेस के ऊपर, आज भी फ्यूल प्राइसेस को लेके आ रहे हैं 190%, 170%। शायद उनको उस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है जिस सब्जेक्ट के लिए उनको बुलाया गया है। मेरा ये बार बार कहना है कि टॉपिक को आप समझो, उस टॉपिक पे बोलोगे, हम जो बोलोगे मैं सुनूंगा, गलत होगा तो मैं वैसा प्रवक्ता हूं जो सुनने वालों में से हूं और एक्सेप्ट करने वालों में से हूं, पर झूठ नहीं चलेगा यहां पे। अभी आपके सामने जो हमारे आकाश जिंदल जी बैठे थे, उन्होंने ये कहा कि अभी भी देना पड़ रहा है, पर इन्होंने तो कह दिया कि 2014 से पहले हम सब देके खत्म कर दिया। यही चीज है कि जब विषय के साथ आप कुछ दुष्प्रचार करेंगे, आपको कहने के लिए तो कुछ है नहीं। राहुल गांधी जी की तरह आप भी बोल रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। आज सब जगह की ओवरऑल समस्या के बावजूद भी देश आगे बढ़ रहा है। हमारा छोटा सा अनुरोध है केवल ढींगरा जी और हमारे विपक्षी पार्टियों से कि वो हमारा साथ दें, देश को बढ़ते समय रोके नहीं। पार्टियां आती रहेंगी, डालती रहेंगी, सरकारें बदलती रहेंगी, पर देश को तो आगे बढ़ा लो, आम जनता को फायदा मिलना चाहिए।
और ठीक है। ऐसा बोलना ठीक नहीं है कि हमारी सरकार आएगी तो हम मोदी जी को जेल बांधेंगे, या मीडिया गोदी मीडिया है, क्या बोलने से क्या फायदा है? आप विषय को रखो ना। आप यदि सही हो गए तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि गलती है, मैंने किया कई जगह पे, जहां पे मेरी गलती मानते हैं हम उसको ठीक करने की प्रयास करते हैं, पर झूठा बोलने का मतलब नहीं है यहाँ पे। आकाश जिंदल जी, आवाज मिल रही है आपको? आकाश जी, आकाश जिंदल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आकाश जिंदल जी तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से उनका फोन पैच करवा लेते हैं। हाँ, तो केवल ढींगरा जी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात लगातार कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, कांग्रेस उसे एकदम से डिनाई क्यों कर देती है? क्योंकि हमने अभी उत्तर प्रदेश का ही हम उदाहरण ले लें कि उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे हाईवे बनाए गए, इसके अलावा अलग अलग चीजों का उद्घाटन करने खुद प्रधानमंत्री कभी गए हैं, कभी योगी आदित्यनाथ वहां जा रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए भी पैसा लगता है। क्या आप इस बात से इनकार करते हैं? क्या आप इस बात से बिल्कुल डिनाई कर देंगे कि किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ देश में? देखिए, जहां तक हाईवे की बात है तो हाईवे अखिलेश सरकार में शुरू हुए थे, और जब वो बन के कंप्लीट होने के तौर पे आए तो मोदी जी फीता काट रहे हैं, ये ठीक है बात। और मैं आपको ये भी बात बताता हूं, हमने हरियाणा के अंदर केजीपी और केएमपी बनाया, मनमोहन सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया 2006 के अंदर, और जिस समय उसका फीता काटने की बारी आई तो 2014-15 में फीता काट के कहते हैं कि हमने बनाया। ये ऐसे जवाब दे देता हूं, 10 साल तक प्रोजेक्ट चालू नहीं किया आपने, जो है ये भी टीवी के द्वारा लोगों के बीच में डाले जाते हैं, इससे ये नहीं साबित होता कि इन्होंने बना दिया। दूसरी बात, जितने आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए थे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचने का काम कौन सी सरकार ने किया आपको भी मालूम है और देश के लोगों को भी मालूम है। जितना ये झूठ बोलने का काम करें, इनकी पूरी इच्छा है। आज तक मोदी जी ने 7 साल के अंदर कौन सी ऐसी काम किया? एक मोदी महल जो बन रहा है वहां पे दिल्ली के अंदर, उसको छोड़ के, और या बुलेट ट्रेन को छोड़ के, या अभी जो एयरपोर्ट का उद्घाटन छोड़ के, जो अभी हाल ही में एयरपोर्ट का उद्घाटन की बात इन्होंने की, ये 3 सिस्टम को छोड़ के बाकी इन्होंने कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम नहीं किया। पहले के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपनी स्टैंप लगाने के लिए, अपना नाम देने के लिए मोदी जी ने बड़े प्रपंच रचे, और टीवी मीडिया के अंदर भी प्रपंच रचने का काम किया। देश के अंदर हवाई यात्राएं करने में मोदी जी एक्सपर्ट है। पूरे 7 साल देश की हवाई यात्रा करते हुए पूरे देशों में घूमे, आज तक कोई भी बिजनेस जो है देश के अंदर नहीं आया। इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री देश को पहली बार मिला है और आखिरी बार मिला है मेरे हिसाब से, क्योंकि जितना सिस्टम इन लोगों ने खराब किया पूरे देश का 7 सालों के अंदर, ऐसा तो वाजपेयी के टाइम भी नहीं हुआ था। हालांकि जो वाजपेयी जी थे उन्होंने काम करने के लिए कई शिलान्यास भी रखे थे, इन्होंने तो कोई शिलान्यास भी नहीं रखा, और उसके बाद जी अपने आप को गोदी मीडिया को साथ मिलके अपनी बढ़ाई करने में लगे रहते हैं। इनका महिमा मंडन का तो यही जाने। लेकिन आपको एक चीज बता देता हूं कि जिस तरह से देश की दुर्गति इन लोगों ने 7 साल के अंदर करी है, चाहे वो नोटबंदी में हो, चाहे जीएसटी की नॉन इम्प्लीमेंटेशन में हो, चाहे वो कोरोना काल के अंदर देश को लूटने की हो, $2.5 बिलियन देश के ऊपर वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की हो, जो प्राइम मिनिस्टर का जो फंड होता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसको छोड़ के अपनी एक प्राइवेट ट्रस्ट बना के उसके अंदर पीएम केयर फंड लेने का हो, उसके अंदर पैसे सारे खाली करने का हो देश से, ये जो, और कई लोगों को यहां से पैसा, जो देश में लोगों ने पैसा ले लेके भागने के लिए उनके एनपीएस को खत्म करने के लिए एनपीएस बैंकों का जो है उसको खत्म कर दिया। ऐसे लोगों का जो जितना काम 7 साल के भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और सिर्फ 7 सालों के अंदर धार्मिक भावनाएं भड़का के देश को 2 ग्रुपों में, 4 ग्रुपों में, 8 ग्रुपों में बांटने का जो काम करके वोट लेने का काम किया है, वो मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया है, और गोदी मीडिया को बीच में इन्वॉल्व करके अच्छे तरीके से काम किया है, जिससे भ्रमित रहे 7 साल से जनता। अब जो पहला उपचुनाव ये आया, इससे लोगों को समझ में आ गया कि हम कितनी देर और भ्रमित होंगे और रोटी नहीं खा पाएंगे। जिस तरह से उनकी रोटी के लाले पड़ने शुरू हुए तो लोगों को भी थोड़ा सा समझ में आया कि ये सिर्फ गोदी मीडिया के थ्रू हमें भ्रमित किया जा रहा है। तो सभी हिमाचल में भी आपने रिजल्ट देखा होगा, दूसरी जगह में भी रिजल्ट देखा होगा,
सारे रिजल्ट इस बात का प्रमाण देते हैं। जहां बीजेपी की सरकारें थी वहां बीजेपी के एमएलए की जमानतें जब्त हुई हैं। वो इसीलिए हुई हैं, लोगों को समझ में आया कि इन लोगों ने जो कुठाराघात जनता के साथ 7 साल किया वही अब देश में और करेंगे, इसलिए इनको हटाया जाए देश से। बताएं सर, क्योंकि समय की भी कमी है। शेखर जी, आपका आखिरी कमेंट देखिए, चाहूंगी। मैं छोटा सा चीज बताना चाहूंगा कि अभी 3 दिन पहले रिजल्ट आए हैं त्रिपुरा के जो लोकल बॉडीज निकाय थी। चुनाव, जी, 334 में 329 सीटें हैं भाजपा की हैं और कांग्रेस को एक भी नहीं मिली है। ये समझ लें केवल ढींगरा जी और कांग्रेस के लोग। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन्होंने जब बोला, जो मैं इतनी सारी चीजें बोली, इसमें आधी चीजें तो मेरे ऊपर चली गई कि हवाई जहाज से जाते हैं मोदी जी, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, विदेशों को घूम रहे हैं, इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। इन्होंने एक पॉइंट और कहा कि हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे जो एक्सप्रेस वे बनाया गया वो उन्होंने इनॉग्रेशन किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने इनॉग्रेशन किया था 2004 के एंड में कांग्रेस ने, और 2014 तक खाली 6.5% हाईवे बन पाया था। बाकी सब काम रुका था 10 साल तक, लगभग 9 से 10 साल तक। उसको कंप्लीट 3 साल में पूरा किया गया। और गडकरी जी के मेहनत से जहां जहां पे जो केसेस थे, जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर भाग गया था उसको ये लोग पैसा देके बहुत चुके थे, उन झूठे, सब चीजों को कंप्लीट करके ये सब डाटा ये डाटा के साथ बात कर रहा हूं। आप इसके ऊपर आरटीआई लगी हुई है और इंफॉर्मेशन है, आप यहाँ पर नकार नहीं सकते हो कि आपने जो बिल्डर था, डेटा का बिल्डर था, काम नहीं लेना चाहता हूँ चैनल के ऊपर, पैसा दिया। गलत करते हो आप लोग और लोगों को समझाने की बात कर रहे हो। जो आपने छूटे हुए प्रोजेक्ट थे, भारतीय झूठ पार्टी उसको 3 सालों के अंदर कंप्लीट किया है। और अब आज तक आपने कोई ऐसा हाईवे बनाया था जिसमें हवाई जहाज उतरते थे? यहां तो हरकुलिस भी उतर रहा है। इसलिए जब देश बढ़ रहा हो तो केवल ढींगरा साहब आप राष्ट्र के साथ जुड़ो, पार्टियां तो 70 सालों में विकास हुआ ही नहीं, इन्होंने सारा विकास। ठीक है, समय की कमी है, इसलिए मुझे दोनों मेहमानों को रोकना होगा। देश आगे बढ़ रहा है और हर कोई आगे ही बढ़ना चाहता है सर। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि लोगों को जो थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का भी समाधान निकल जाए। इसलिए समय की कमी है, मैं रोक रही हूँ आपको। शुक्रिया तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो महंगाई लगातार बढ़ रही है। पहले ही दिन, दिसंबर के पहले ही दिन जिस तरीके से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि हुई है, इसे आम आदमी को झटका जरूर लगा है। खैर, अब ये देखने वाली बात रहेगी कि आगामी समय में कब जाकर देश की जनता को महंगाई से राहत मिल सकती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।